देखेंगे बेटा, यहाँ हम देख सकते हैं पेज नंबर 123 पे, यहाँ पे हमने देखा कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल बी है, और ये हमने ले लिया कोई क्राइम सीन, क्योंकि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालनी होती किसी भी क्राइम सीन से। तो ये हमारा डीएनए जो क्राइम सीन से आया, यानी हो सकता है उसके हेयर्स मिले हो, उसकी स्किन के कोई पार्ट मिले हो, उसका ब्लड मिला हो, या उसके नेल्स मिले हो, उससे हमने डीएनए के क्रोमोसोम नंबर निकाल लिए। किसके थ्रू निकाले? नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट। यहाँ हम बात करेंगे VNTR की, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। देखिए पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, जो 99.9% बेस सीक्वेंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो सेम रहते हैं। तो हमने माना कि 3 × 10⁹ बेस पेयर जो थे वो सेम थे। तो इट इज दीज डिफरेंसेस, ये कुछ डिफरेंसेस भी आ गए जिसकी वजह से सभी इंडिविजुअल्स का फिनोटाइपिक अपीयरेंस, यानी हम सब भी आपस में एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस में, तो वही स्लाइट डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो अगर हमने देखा कि हमें जेनेटिक डिफरेंसेस निकालने हैं दो इंडिविजुअल्स के या किसी भी एक पॉपुलेशन से, तो क्या करना होगा? हमें डीएनए को हर बार निकालना होगा, लेकिन वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा अगर हम उसके टाइम टू टाइम डिफरेंसेस देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पता करते रहेंगे। तो इमेजिन करिए कि अगर आपने 3 × 10⁶ बेस पेयर को भी कंपेयर करने की कोशिश करी तो आप कैसे करेंगे? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका सबसे आसान तरीका है दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर करने का, जिसमें हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आ जाते हैं डिफरेंसेस देखेंगे हम पर्टिकुलर डीएनए के रीजन्स के, और उसको आप रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे, जहां पर डीएनए एक जैसा मिलेगा, यानी छोटे छोटे स्ट्रैच जो हैं डीएनए के वो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे बहुत बार, तो तब उसको आप रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। जो रिपीटेटिव डीएनए है उन्हें हमने बाकी पूरे डीएनए में से अलग निकाल लिया, ठीक है, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के टाइम पे इसको सेपरेट कर लिया, और जो बल्क डीएनए था जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में था वो पीक पे पहुंच गया, और जिनकी छोटी छोटी पीक्स थी उनको हमने क्या नाम दे दिया? सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स मिले बहुत सारे, जब हमने एक पूरा डीएनए देखा, कंप्लीट डीएनए हमने देखा, तो उसमें से हमने देखा कि कुछ सीक्वेंसेस अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग निकाल लिया और उन्होंने एक पीक बना दी, और जो छोटी छोटी पीक्स बनेंगी साइड में उनको आप सैटेलाइट डीएनए कह देंगे, और जो हाईएस्ट पीक बनेगी वो रिपीटेटिव डीएनए की होगी। तो डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, जैसा कि हम जानते हैं ए के साथ हमेशा टी होता है, जी के साथ सी होता है, या लेंथ जानते हैं हम, ये नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के हिसाब से हमने डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें आती हैं माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। अब ये जो सीक्वेंसेस हैं ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि ये क्या बनाएंगे? एक लार्ज पोर्शन बनाएंगे ह्यूमन जीनोम का। तो इनके अंदर हमें हाई डिग्री मिल जाएगी पॉलीमॉर्फिज्म की, यानी जो आउटर अपीयरेंस की एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर वेरिएबिलिटी मिल जाएगी आपको, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यही एक बेसिस रहा, इसी के बिहाफ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई, ठीक है। डीएनए हर जगह पर होता है, चाहे वो ब्लड है, हेयर फॉलिकल है, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, सब जगह डीएनए है। तो किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट अगर हमें किसी जगह से मिलता है, किसी की स्किन का या कोई भी पार्ट, तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन के थ्रू हम उसका पूरा डीएनए सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनहेरिटेबल होती है, यानी वो पेरेंट से प्रोजेनीज में ट्रांसफर होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके पैटर्निटी टेस्ट का भी एक तरीका है, यानी हम इससे माता पिता और बच्चे का मैच कर सकते हैं। कोई बच्चा खो जाए या कोई क्लेम करे कि हमारा बच्चा है, तो उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे के माँ बाप या उस
माँ बाप का बच्चा कौन है। तो हम देखेंगे एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। हम जब जेनेटिक मैपिंग देखेंगे तो वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पे हम उसको करेंगे और वहाँ पे हम ह्यूमन जीनोम भी एनालाइज करेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। तो जेनेटिक लेवल पे अगर वेरिएशंस आएंगे तो वो म्यूटेशन की वजह से आएंगे। ठीक है, यानी इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा किसी भी फ्रेम का, तब आप उसकी वजह से कहेंगे कि म्यूटेशन आ गए, एडिशन या डिलीशन की वजह से। अब जब न्यू म्यूटेशंस आएंगे तो वो क्या बना हो सकता है, वो सोमैटिक सेल्स में आ जाए या जर्म सेल्स में आ जाए। अगर वो जर्म सेल में आते हैं तब हम क्या कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है who कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर वो म्यूटेशन ट्रांसमिट हुआ होगा, यानी वो जो इंफॉर्मेशन गई है आगे की जनरेशन में, यानी कोई चीज है, कोई भी एक फ्रेगमेंट डिलीट हो गया है, इंसर्ट हो गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आगे के ऑफस्प्रिंग तक जाएगी, मेंबर टू मेंबर ट्रांसमिट करेगी पूरी पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो हमने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में देखा, तो लोकस पे अगर हम देख रहे हैं बीच में बिल्कुल तो वो 0.01 आता है। अगर हम इनहेरिटेबल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन का, तब आप उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, यानी म्यूटेशन की वजह से ही तो डीएनए की बहुत सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करने लगी, तो इसलिए इनहेरिटेबल म्यूटेशन की वजह से ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी देखें अगर, ठीक है, ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस मे नॉट हैव एन इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि म्यूटेशन का हो सकता है एकदम से असर न पड़े, बाद में पड़े, कुछ टाइम रुक के पड़े, कुछ साल रुक के पड़े, या अगली पीढ़ी में पड़े, कुछ भी हो सकता है चांसेस। ठीक है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर म्यूटेशन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा और वो हर जनरेशन में आगे पास आउट होगा। तो इन म्यूटेशंस की वजह से जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, रुक रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद, तो ये एक वेरिएबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का कारण बन जाते हैं। तो हमारे पास अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म से वैरायटी आ जाती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की रेंज चेंज हो जाती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बहुत ज्यादा बड़े स्केल तक। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें या स्पेसिएशन की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तब पढ़ते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एलेक्स जेफरी आ गए, इन्होंने सबसे पहले टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक डेवलप करी थी, और उन्होंने क्या करा था, सैटेलाइट डीएनए, जो अभी मैंने बताया था ना, छोटे छोटे डीएनए जो बहुत सारे थे जो इकट्ठे होकर पीक बना रहे थे, वो क्या थे, रिपीटेटिव डीएनए, और जो बाकी कम क्वांटिटी में थे और रिपीट नहीं हो रहे थे उनको हमने सैटेलाइट डीएनए कहा। तो अब सैटेलाइट डीएनए को हमने किसकी तरह यूज किया, प्रोब यानी सीजर की तरह, और उसने बहुत ज्यादा हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म की शो करी, और जब वहां पे बहुत सारे जो फ्रेगमेंट्स आए उसको हमने क्या नाम दिया, VNTR, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और इस टेक्निक को आप यूज करते हैं जिसमें आती है सदर्न ब्लॉट टेक्निक आती है, और इसमें आप VNTR को एक प्रोब यानी सीजर की तरह यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर ये एक फ्रेगमेंट था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना फ्रेगमेंट है जिसके अंदर 4 पार्ट हैं, इसने खुद को फिर से रिपीट कर लिया अगर, ठीक है, तब आप इसको VNTR कह रहे हैं। तो इस जगह पे ये प्रोब का काम कर सकता है, यानी हम इस जगह पे इसको कट कर सकते हैं सीजर से पहचान के। जैसे आजकल हम देखते हैं दिवाली की लाइटिंग आती है, ठीक है, दिवाली की एक नई लाइटिंग आई है जिसमें आप देखेंगे, एग्जाम्पल है करंट का ही, प्लास्टिक की पूरी कोटिंग होती है और अंदर LEDs लगी हुई होती है छोटी छोटी, ठीक है, इनके अंदर बीच में एक जगह पर क्या होता है, एक पूरा पोर्शन खाली होता है और फिर से वो लाइटिंग शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या है कि ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़े हैं, इस जगह पे फिर हम इसको कट कर सकते हैं, छोटा करना चाहें अगर हम इस दिवाली लाइटिंग को, तो यहाँ से कट करके हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। और तो इस
ब्लैंक पोर्शन से हमें ये पता चल रहा था कि इसके आगे के फ्रेगमेंट और पीछे के फ्रेगमेंट सिमिलर साइजेस के हैं और इस पोर्शन पे हम इसको कट करके कहीं और यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स में, यानी एक जगह पर हमने पहचान लिया कि कहाँ पर वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हेल्प करेंगे किसमें, आइसोलेशन में डीएनए के, डाइजेशन में जो राइस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उसको डाइजेस्ट करेगा, वहां पर भी हेल्प होगी उससे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन करना डीएनए के फ्रेगमेंट्स का और फिर ट्रांसफर करना यानी ब्लॉचिंग करना उन फ्रेगमेंट का सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन करना बीएनटीआर की हेल्प से और फिर ये पहचानना ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू कि हाइब्रिडाइज डीएनए कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने ये पूरी एक शो करी और यहाँ वीएनटीआर के थ्रू हमने क्या नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स लिख लिए, 1 2 3 4 12 तक नंबर लिख लिए और हमने देखा जो क्रोमोसोम नंबर 7 है और हमने इसको देखा कि ये कहाँ तक आ रहा है। आप देखेंगे कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 7 में आप देखेंगे नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के नंबर, तो ये कितने थे 10, तो ये हमने 10 के आगे लाइनिंग बना दी। फिर ही क्योंकि एक ही क्रोमोसोम मतलब 2 लाइन्स का होता है ना, तो क्रोमोसोम 7 का ही आप देखेंगे रेड वाला ही, इसमें सेकंड टैंडम था 9 नंबर का, एक 10 और 11 के बीच में ले लिया, एक 8 और 9 के बीच में ले लिया, क्रोमोसोम नंबर 7 का ले लिया। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 का स्काई ब्लू कलर का लिया है जो शायद आपको यहाँ कम विजिबल हो रहा हो, देख सकते हैं आप, इसमें 5 फ्रेगमेंट है तो 5 के आगे एक लाइन ले ली, एक 1 के आगे ले ली, 2 के आगे। इसी तरीके से 2 हमें इंडिविजुअल्स पे शक है, ठीक है, या ठीक है, ये एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पैटर्नल, दोनों का हमने यहाँ मैपिंग कर ली, पूरी जीन मैपिंग बना ली। अब हमने पहचानने की कोशिश करी कि जो सी यानी क्राइम सीन वाला डीएनए है, आती है एग्जाम में? नहीं बेटा, ये आपको प्रोसेस समझाना आना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी के लिए अगर आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आपको ये डायग्रामेटिकली समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सी यानी क्राइम सीन वाला जो डीएनए है वो कौन से इंडिविजुअल से मैच कर रहा है, इंडिविजुअल बी से। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर ये दोनों डीएनए थे इनको भी हमने यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू एम्प्लीकेशन कर लिया, क्राइम सीन वाला भी कर लिया, तो हमने देखा कि सी वाला जो था वो बी वाले से यानी क्राइम सीन वाला डीएनए बी इंडिविजुअल से मैच कर रहा है और हमें ये पता चल गया कि बी इंडिविजुअल ही क्या है जो क्राइम सीन से अवेलेबल था। ठीक है,